नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। तो चलिएगा दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं खाकी बैच यूपी पुलिस एग्जाम का जो री एग्जाम के दोस्तों जो हम कंटिन्यूस दोस्तों अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतर करने में लगे हुए हैं। तो आज हम आपको लेकर आए हैं RWA की यूपी पुलिस कांस्टेबल सामान्य अध्ययन की बुक में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री को। जो हमारी दोस्तों पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने दोस्तों संपूर्ण फिजिक्स को दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों हमने उसमें कवर किया था। फिजिक्स में दोस्तों आपको बेसिक से लेकर उसमें जो भी जानकारी थी बहुत ही दोस्तों हमने आप लोगों को शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया है, जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से जो कि आपका फिजिक्स का जो भी दोस्तों सिलेबस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में बनने लायक हैं, वो हमने दोस्तों आपसे सारे पॉइंट डिस्कस किए थे बहुत ही शानदार तरीके से। और यदि अभी तक आपने हमारी उस पिछली क्लास को नहीं देखा है तो दोस्तों एक बार हमारी आप पिछली क्लास को जरूर देख लीजिएगा और उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको दोस्तों बेहद पसंद आएगा। तो आज की इस मैराथन क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों केमिस्ट्री। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों केमिस्ट्री के जितने भी दोस्तों आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल्स में जहां से भी दोस्तों आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं वो सारे प्रश्न दोस्तों आज की सम वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और आज एक ही वीडियो हम संपूर्ण केमिस्ट्री को दोस्तों खत्म कर रहे होंगे, स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल के देखते हुए जितने भी केमिस्ट्री के पॉइंट होंगे सारे दोस्तों आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। और हमारी जो दोस्तों कल की क्लास होगी, कल की क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे एक बायोलॉजी, जिसमें हम आपकी बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों यानी कि संपूर्ण साइंस में जो भी आपके पिछले ईयर्स में जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल, जेल वार्डन, यूपीएसआई वगैरह जिसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के भी क्वेश्चन हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे होंगे। तो चलिएगा दोस्तों एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और सभी हमारे प्यारे भाई बहन एक बार क्लास में जुड़ जाएं अपने तैयारी को रिवीजन करने के लिए, क्योंकि ये आपका रिवीजन हो रहा है। क्योंकि आप दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री तो पहले भी पढ़ चुके हैं जो कि आपने यूपीपी का जो एग्ज़ाम दिया था और उसके हम री एग्ज़ाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। तो चलिएगा आप लोगों का एक बार शानदार रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो को हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हो कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल RWA की जो बुक है इसको हम ताबड़तोड़ अच्छे तरीके से रिवीजन कर सके तो हमारी दोस्तों कंटिन्यूस क्लासेस हो रही हैं, वीडियोज़ और भी दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप देखते रहिएगा और अपना रिवीजन बहुत ही शानदार तरीके से करते रहिएगा। तो चलिएगा दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं अपने टॉपिक केमिस्ट्री पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि रसायन विज्ञान से दोस्तों आप लोगों के 1 से 2 क्वेश्चंस यूपी कांस्टेबल में दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। हालांकि दोस्तों रसायन विज्ञान से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपसे वही चुनिंदा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिएगा दोस्तों पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे दोस्तों परमाणु की संरचना के बारे में। परमाणु की संरचना के बारे में दोस्तों हम सबसे पहला पॉइंट जानेंगे। पहला पॉइंट दिया है कि परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं, यानी कि दोस्तों परमाणु में नाभिक के अवयव क्या होते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं प्रोटॉन और दोस्तों आपके न्यूट्रॉन होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये दोस्तों परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। परमाणु जिसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों एटम, एटम का भाग नहीं है। तो क्या नहीं है? तो दोस्तों वो होता है आपका फोटोन। फोटोन जो है दोस्तों वो परमाणु का भाग नहीं है। तो भाग है कौन कौन से? तो वो है आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन फोटोन जो है वो दोस्तों एटम यानी कि परमाणु का दोस्तों भाग नहीं है। अगला पॉइंट है कि एक ही प्रकार का परमाणु किससे मिलकर बना होता है। तो वो दोस्तों एक ही प्रकार का जो परमाणु होता है वो प्राकृत तत्व से मिलकर बना होता है। किससे मिला होता है? प्राकृत तत्व से। अगला है दोस्तों कि परमाणु नाभिक की खोज किसने की, यानी कि परमाणु नाभिक किसने खोजा था। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस। तो आपका दोस्तों आंसर देना है रदरफोर्ड। किसने की थी? रदरफोर्ड। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड। इस पर एक ट्रिक है कि ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका कि एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। यही देखिए मैं अभी पॉइंट जो आपको समझाने का प्रयास कर रहा था ये वही पॉइंट है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। याद रखिएगा, आप बस को एक ट्रिक याद रख लेनी है, ईंट पर नाच। यानी कि इलेक्ट्रॉन की यदि आपसे पूछे तो जे थॉमसन बता देना है, और आपको प्रोटॉन का पूछे तो रदरफोर्ड बता देना है, न्यूट्रॉन का पूछे तो आपको चैडविक बता देना है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है, यानी कि दोस्तों कण नहीं है। तो वो है दोस्तों आपका ड्यूट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन आपका कण होता है, लेकिन ड्यूट्रॉन जो है दोस्तों वो परमाणु का अणु नहीं, कण नहीं होता है। कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है, यानी कि दोस्तों ये जोड़े में रहते हैं, तो वो है आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन ये एक ऐसे कण है जो दोस्तों प्रतिकण युग्म में रहते हैं। अगला पॉइंट है कि अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है। तो आपको बताना है हीलियम के एक परमाणु नाभिक के अल्फा कण के 2 घनावेश बराबर होते हैं। हीलियम के नाभिक में क्या होता है, तो ये पॉइंट आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको बता देना कि 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2p+2n, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो बीटा कणों में दोस्तों ऋणात्मक आवेश होता है। क्या होता है दोस्तों, बीटा कणों में ऋणात्मक आवेश होता है। अगला पॉइंट है कि परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो आपको बता देना है दोस्तों ऑफ-बाहु सिद्धांत पर। आपने आप लोगों ने ऑफ-बाहु का नियम तो पढ़ा होगा ना 12th क्लास की केमिस्ट्री में, तो वो ऑफ-बाहु सिद्धांत पर करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो वो होता है दोस्तों अभिविन्यास। आप लोगों ने बॉन्ड भी पढ़े होंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 दोस्तों इलेक्ट्रॉन हो, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो आपको बता देना। तो द्रव्यमान संख्या दोस्तों 4 होती है। कितनी होती है, याद रखेंगे। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होती है। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग या भिन्न भिन्न होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम दोस्तों बोलते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं, उसे दोस्तों हम समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। उनका दोस्तों परमाणु भार अलग अलग होगा, लेकिन उनका परमाणु क्रमांक बराबर होगा, समान होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है जो न्यूट्रॉनों की संख्या से भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉनिक समूह है, तो सम न्यूट्रॉनिक समूह आपसे पूछा, आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ बिलर है दोस्तों जिससे आप समझ नहीं पा रहे हो, मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ। वो है आपका दोस्तों 6C14, मैं लिख देता हूँ। तो यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि सम न्यूट्रॉनिक समूह है, तो आपको बता देना है दोस्तों कि 6C14, 7N15 और 8O16। कितना होता है, 6C14, 7N15, 8O16। अगला पॉइंट है कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, तो दोस्तों उसको हम गाइगर काउंटर, और कहीं कहीं आपको ऑप्शन में गीगर काउंटर भी दोस्तों लिखा हुआ मिलता है। तो आप समझ जाइएगा कि गीगर और गाइगर दोनों सेम है। रेडियो एक्टिविटी किस में मापी जाती है, गीगर काउंटर से मापी जाती है। क्लियर। चलिए यहाँ तक की दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, तुम अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, तो आपको बिल्कुल सिंपल सा आंसर देना है, हेनरी बैकुरल ने। किसने किया था, हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेडियो एक्टिविटी की खोजकर्ता कौन है, हेनरी बैकुरल। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे दोस्तों अम्ल, क्षारक और लवण। अभी तक हमने दोस्तों अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में पढ़ा था, बेसिक जानकारी। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। जैसे कि आप सभी से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सभी लोग जानते हैं कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा दोस्तों, साइट्रिक अम्ल नींबू में दोस्तों पाया जाता है। यहाँ पर अम्ल लिखा है दोस्तों, ये कॉपी में जो है मिसप्रिंट है थोड़ा, तो याद रखिएगा साइट्रिक अम्ल जो होता है वो दोस्तों नींबू में पाया जाता है। जो नींबू को इकट्ठे होने का मेन कारण क्या है, क्योंकि उसमें दोस्तों साइट्रिक एसिड पाया जाता है। और आप सभी लोग अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं स्वाद में, और क्षार कड़वे होते हैं। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है दोस्तों अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट मृदा यानी कि मिट्टी में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व है। जिप्सम का दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बन सकता है। याद रखेंगे दोस्तों कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना है कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। क्या है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट को हम दोस्तों रासायनिक नाम
में उसको जिप्सम कहते हैं और उसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आप याद रखेंगे बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का दोस्तों हम जो खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनके परीक्षण के लिए दोस्तों हम इसका यूज करते हैं। खाने का नमक, जो दोस्तों खाने का नमक होता है जो खाने में हम दोस्तों यूज करते हैं, उसमें दोस्तों शक्तिशाली अम्ल और क्षार से मिलकर बना होता है। किससे? शक्तिशाली अम्ल और दोस्तों ये क्षार से मिलकर बना होता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा है और आपके यूपीपी के भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसको आपको बताना है मैलिक। इसमें मौलिक लिखा है इसलिए मौलिक नहीं होता है, मैलिक अम्ल होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? मैलिक एसिड होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैलिक अम्ल कौन सा होता है दोस्तों? सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार आपसे चींटी में भी पूछ लिया जाता है, चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। बिच्छू में भी दोस्तों फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? फार्मिक अम्ल। चींटी और बिच्छू में फार्मिक अम्ल पाया जाता है और सेब में मैलिक अम्ल। ये 3 क्वेश्चन से बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों वो कैसी होती है? अम्लीय होती है। फोटोग्राफी में हम दोस्तों किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं बेसिक से। तो आपको बता देना है दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल का दोस्तों प्रयोग हम फोटोग्राफी के लिए करते हैं। कभी कभी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन सिंपल सा आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है कि बताइए कि हम ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो फोटोग्राफी के रूप में या दोस्तों परिमार्जक के रूप में, कुछ ऐसे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आपको बता देना है दोस्तों, फोटोग्राफी में हम दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि रसायन उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में, देखिए तेजाब के रूप में यानी तेजाब किसको बोलते हैं? सभी को पता है H2SO4 किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, सभी को पता होगा। तो ये तो आप सभी को पहले से ही जानकारी है, बेसिक सी, तो इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। नीला थोथा क्या होता है दोस्तों? आप लोगों ने एक मुहावरा भी पढ़ा होगा कि थोथा चना बाजे घना। तो आज हम दोस्तों केमिस्ट्री में थोथा के बारे में जान भी लेंगे कि थोथा होता क्या है। नीला थोथा की बात की गई, नीला थोथा क्या है? तो ये दोस्तों हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट को। किसको? कॉपर सल्फेट को हम दोस्तों नीला थोथा कहते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि जो बैटरी होती है उनमें दोस्तों हम सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, H2SO4 का उपयोग किया जाता है बैटरी में। तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, तो बेसिक से क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी कैंडिडेट गलत ही नहीं कर पाएगा। अगला पॉइंट है कि ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो वो होता है आपका दोस्तों HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक ऐसा अम्ल होता है जिसमें दोस्तों ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट या दोस्तों जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो वो दोस्तों जल अवघटन के कारण अम्लीय होता है। जल की कठोरता हम किन पदार्थों से दूर कर सकते हैं? तो दोस्तों जल की जो कठोरता है हम दोस्तों सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जल की कठोरता को हम दोस्तों दूर कर सकते हैं। किससे किससे? सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अगला पॉइंट आता है कि महत्वपूर्ण अम्ल और उनके स्रोत एवं उपयोग। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अम्ल हैं, उनके स्रोत हैं और उनका उपयोग दोस्तों कहाँ पर होता है, इनके बारे में समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले दिया गया एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड होता है दोस्तों वो किस में पाया जाता है? तो यहाँ से आपके 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछ सकता है स्रोत से, कैसे कि बताइए कि सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपको बता देना है कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है जस्ट अपोजिट कि निम्नलिखित में से किसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है? सिरका, आंवला, पपीता, ब्रोकली वगैरह ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो आपको बता देना कि सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। और जब सिरके का स्वाद आप लोगों ने पता होगा कैसा होता है, खट्टा होता है। और सिरका का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो आप सभी को पता है पिकल यानी कि दोस्तों अचार बनाने में हम सिरके का यूज करते हैं। और सिरका आपका गन्ने के रस से बनता है, धूप में रख देते हैं, कुछ दिनों बाद वह खट्टा हो जाता है और वह सिरके में परिवर्तित हो जाता है। तो किस में करते हैं दोस्तों? खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, यानी कि दोस्तों खाने वाले पदार्थ, अचार को खाया जाता है तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में हम दोस्तों सिरका का यूज करते हैं। क्लियर? चलिए
अगला पॉइंट है दोस्तों एस्कार्बिक अम्ल। तो यहाँ से दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछने को है। आंवले में कौन सा एसिड पाया जाता है, पपीते में कौन सा एसिड पाया जाता है, ब्रोकली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आप सभी को पता है कि जो आंवले यानी कि खट्टे फल वाले जितने भी दोस्तों होते हैं उनमें दोस्तों हमेशा विटामिन सी पाया जाता है। तो आंवले में कौन सा है, तो विटामिन सी का एक सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है तो वो दोस्तों आंवला को माना जाता है। आप कभी भी दोस्तों गूगल पे भी सर्च करना कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है तो आपको आंवला देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आंवला, पपीता, ब्रोकली, इन तीनों में दोस्तों एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है जो कि दोस्तों विटामिन सी की कमी दूर करते हैं। क्या करते हैं, विटामिन सी की कमी को दूर करते हैं। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, आप लोग हमें ये बताएंगे सभी प्यारे दोस्त कि हमें विटामिन सी की यदि शरीर में कमी हो जाती है तो दोस्तों हमें कौन सा रोग हो जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। तो आपको सिंपल सा बता देना, स्कर्वी। सभी लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे होंगे। स्कर्वी जो होता है दोस्तों वो हमें विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक को लेकर हमने आपको बताया था कि एक होता है आपका लैक्टोमीटर जो कि दूध की शुद्धता को मापता है। तो यहाँ पर बात हो रही लैक्टिक एसिड की। तो लैक्टिक एसिड दोस्तों आपका दही में पाया जाता है, जो कि खट्टा दूध एवं दही होता है उसमें दोस्तों लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कभी कभी एग्जामिनर दोस्तों आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए कि दूध के खट्टे होने का क्या कारण है, तो दोस्तों वह लैक्टिक एसिड। खाद्य परिरक्षण में स्वाद कारक के रूप में दोस्तों इसका यूज करते हैं। चलिए अगला है फार्मिक एसिड। जैसे कि दोस्तों अभी हमने जस्ट आपको बताया कि फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, बिच्छू में पाया जाता है, चींटी में पाया जाता है। और एक पॉइंट और याद रख लीजिए, इसमें यह आपके मधुमक्खियों में पाया जाता है। हमेशा याद रखिए जिसमें भी डंक होती है, चींटी हुआ, मधुमक्खी हुआ, बिच्छू हुआ, इनमें डंक होती है ना, तो इनमें क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो मधुमक्खियों में और चींटियों के डंक में और बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो इनका प्रयोग कार्बनिक संश्लेषण की रंगाई आदि में किया जाता है। सिट्रिक एसिड, अभी तक दोस्तों हमने पढ़ा था साइट्रिक अम्ल जो कि आपका सिट्रिक एसिड, दोनों आपका सेम है। साइट्रिक अम्ल आपका नींबू, सिट्रिक दोनों एक है। और संतरा, टमाटर, इन सभी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है जो कि धातु की सफाई में हम खाद्य संरक्षण में चमकदार नमक में करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल आपके दोस्तों पालक और टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में आपका दोस्तों सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है और साथ ही साथ ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है। पालक जो होती है दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा यानी कि लोहे की मात्रा पाई जाती है। तो पालक और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपको बताना है, ऑक्जेलिक अम्ल। और इनका दोस्तों यूज़ हम कपड़ों की रंगाई, बेकिंग पाउडर और दोस्तों जंग हटाने में दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं फिटकरी एवं सोरा। फिटकरी का दोस्तों हम दोस्तों रासायनिक भाषा में बोलते हैं पोटास एलम, जिसका दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल राइज इंटू 24H2O, जो कि सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है। आप लोग दोस्तों इसे 9th क्लास से पढ़कर आ रहे होंगे। तो नाइट्रिक अम्ल दोस्तों आपका फिटकरी व सोरा, और इसका यूज़ हम दोस्तों एक्वारेज या विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधनों में दोस्तों हम नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करते हैं। अगला आता है दोस्तों टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल का एक सबसे अच्छा उदाहरण होता है दोस्तों वो होता है आपका इमली। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो हमारा सिंपल सा आंसर होता है टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल जो आपके दोस्तों कच्चे आम होते हैं, जो आम होते हैं कच्चे, उनमें दोस्तों आपका टार्टरिक एसिड होता है। जो खट्टे अंगूर होते हैं उनमें भी दोस्तों टार्टरिक एसिड होता है। और इमली और साथ ही साथ केला। तो आप कहेंगे सर केला तो खट्टा होता नहीं है, तो केला में टार्टरिक एसिड कैसे पाया जाता है, तो ये दोस्तों क्या है, इसमें भी दोस्तों आपको टार्टरिक एसिड ही बताना है। ठीक है, टार्टरिक एसिड केला में पाया जाता है। खाद्य पदार्थ में प्रतिऑक्सीकारक के रूप में। तो एक पॉइंट और याद रखिए कि केला में इसलिए पाया जाता है टार्टरिक एसिड, आप देखेंगे जब केला दोस्तों ज़्यादा पक जाता है, एकदम गलसा जाता है, आप उसको जब भी खाएंगे तो उसमें दोस्तों आपको हल्का सा खट्टापन मिलेगा। तो ये खट्टापन क्यों होता है, तो ये खट्टापन का कारण ही दोस्तों ये टार्टरिक एसिड होता है। इस कारण दोस्तों इसको केला को टार्टरिक एसिड की श्रेणी में रखा गया। नो डाउट, उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे। चलिएगा अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा बोरिक एसिड।
दोस्तों मैं आप लोगों को, जैसे मैंने आपको फिजिक्स में बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास किया, वैसे ही दोस्तों इसमें भी मैं आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और उम्मीद है दोस्तों आपको बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगला आता है दोस्तों बोरिक एसिड। बोरिक एसिड से आप समझ रहे होंगे कि ये बोरैक्स शराब ऑरासाइट बनाने की, यानी कि बोरिक एसिड होता है आपका बोरैक्स में पाया जाता है, शराब में भी पाया जाता है। इसका यूज दोस्तों हम गेहूं के संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में और कीटाणुनाशक व लुब्रिकेंट के रूप में करते हैं। चलिएगा, अगला पॉइंट है कि कौन सी अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है, तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दोस्तों CO2। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और बेसिक है, ईजी है, सभी को पता है कि जो आपके दोस्तों अग्निशमक वाला जो गैस वाला होता है ना, आग वगैरह लग जाती है तो उसमें हम अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो उसमें दोस्तों कौन सी गैस भरी होती है, तो उसमें होती है CO2 गैस। मुख में उपस्थित जो लार होती है, तो लार क्या, पीएच मान। देखिए आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल पीएच मान से रिलेटेड एक दोस्तों मैंने ट्रिक का वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत ही पहले, लगभग 1 साल पुराना वीडियो है। तो वो दोस्तों आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, सबसे नीचे आपको दोस्तों पीएच मान से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है। आप कहे तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आपको पीएच मान याद करने की ट्रिक, उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यदि आप प्लेलिस्ट में एक बार चेक कर लीजिएगा, मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि पीएच मान को हम कैसे दोस्तों चुटकियों में याद करें। बहुत सारे पीएच मान दोस्तों आप चुटकियों में याद कर पाएंगे और कभी भी एग्जाम में आपके गलत नहीं होगा। तो इसमें पूछा है कि मुख में उपस्थित लार का जो पीएच मान है वो सामान्यतः कितना होता है, तो याद रखिएगा लगभग 7.5 होता है। कितना होता है दोस्तों, लगभग 7.5 होता है मुख में लार का पीएच मान। यदि हमारे मुख में दोस्तों लार नहीं बनेगी तो जो हम दोस्तों भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन दोस्तों हमारा जो है गले में ही अटक जाएगा, पेट तक नहीं पहुंच पाएगा। और भोजन को जो पचाने का जो मेन कार्य करता है वो कौन करता है, तो दोस्तों छोटी आंत में दोस्तों हमारा भोजन पचता है। याद रखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि बेसिक्स हैं, ये तो सभी आप लोगों को होने ही चाहिए। अगला है दोस्तों कि कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि कोका कोला, जो आप लोग दोस्तों कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उसमें दोस्तों एक ब्रांड है आपका कोका कोला। यदि आपसे, आप भी दोस्तों किसी से भी बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि बताइए इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको बताना है दोस्तों H3PO4। H3PO4 इसको बोलते हैं दोस्तों फॉस्फोरिक अम्ल, जो कि दोस्तों उसके स्वाद को दोस्तों खट्टेपन में बदल देता है कोका कोला को। तो कोका कोला में फॉस्फोरिक अम्ल पाया जाता है। चलिएगा दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, किस कारण होता है, तो वो दोस्तों जल अपघटन के कारण कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है। शुद्ध जल का पीएच मान तो सभी को पता है कि 7 होता है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों, यदि दोस्तों एक पॉइंट में और बताऊं कि यदि आपसे नींबू का पीएच मान पूछे, किसका दोस्तों, नींबू का, तो नींबू को आपको बता देना है दोस्तों 2.4 होता है। कितना, नींबू का होता है 2.4। इसकी ट्रिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी पहले से, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत सारे आपको दोस्तों पीएच मान याद हो जाएंगे। अगला पॉइंट है अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, तो अचार के लिए मैंने आपको बताया था ना, सिरका का प्रयोग करते हैं ना अचार के लिए, और सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है भी मैंने बताया था, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का प्रयोग हम दोस्तों अचार को रखने के लिए करते हैं। अम्ल और क्षार की पहचान के लिए हम हमेशा दोस्तों किसका यूज करते हैं, तो ये आप दोस्तों 10th क्लास से पढ़कर आए हैं, लिटमस पेपर, जो कि अम्ल जो होता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है, आप लोग पढ़कर आए हैं, तो वही है लिटमस पेपर। अगला पॉइंट है स्वर्णकारों द्वारा, जो सुनार लोग होते हैं, स्वर्णकार किसको बोलते हैं, सुनार को बोलते हैं। और स्वर्णकार यदि देखा जाए तो ये आपका एक तत्सम शब्द है हिंदी का, और स्वर्णकार का तद्भव हो जाता है सोनार। आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया किन रसायनों का मिश्रण है, तो वो होता है दोस्तों आपका नाइट्रिक अम्ल का। किसका होता है दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल का होता है। लिटमस दोस्तों हमें किससे प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन एक बहुत शानदार क्वेश्चन है कि लिटमस पेपर हमें किससे प्राप्त होता है। ये एसएससी में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो आपको बता देना है दोस्तों, ये लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों, ये हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। वायु में किसकी अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है, तो दोस्तों अम्ल वर्षा वायु में दोस्तों जब सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 का सांद्रण अधिक होता है तब दोस्तों अम्ल वर्षा होती है।
शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H धनायन के सांद्रण का मान कितना होता है? तो आपको याद रखना है 10 की पावर -7। कितना दोस्तों? 10 की पावर -7 होता है। याद रखेंगे 10 की पावर -7। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों लवण। लवण और उसके उपयोग। तो सबसे पहले लवण और उसके उपयोग में हम जानेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। किसके? सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज दोस्तों हम अग्निशामक में, भोजन निर्माण में और खमीर बनाने में करते हैं। व्यंजक चूर्ण का दोस्तों उपयोग हम स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल के कीटाणु शोधन में और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में करते हैं। अगला पॉइंट है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का यूज दोस्तों हम कांच, कागज, साबुन और दोस्तों ईंट के निर्माण में करते हैं। सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं NaCl, इसका यूज हम भोजन निर्माण और अचार के परिरक्षण में करते हैं। सोडियम Na, यह इसका यूज हम दोस्तों साबुन बनाने में, कागज और अपमार्जक के निर्माण में करते हैं। हाइड्रोक्साइड का यूज हम दोस्तों पेट्रोलियम शोधन में और कपड़े के निर्माण में करते हैं। कैल्शियम का यूज हम दोस्तों चमड़ा उद्योग में, अम्लीय में, मृदा मिट्टी में, जल और एवं गंदे नालों में दोस्तों हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपचार करते हैं। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है कि दोस्तों कुछ सामान्य पदार्थों का pH मान है, जिसमें जो पहला पॉइंट आप लोगों के सामने दिया गया है। रक्त का दोस्तों pH मान कितना होता है? 7.4। कुछ ट्रिक मैं आपको यहाँ बता दूंगा, स्पेशल ट्रिक का यदि आपको वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिरके का pH में देखिए, रक्त का दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है। जल का तो आप सभी को याद है कि जल का कितना होता है, जल का pH मान कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। किसका? जल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? H2O। इसका pH मान कितना होता है? 7 होता है। रक्त का दोस्तों pH मान यदि आपसे पूछा जाए तो 7.4 pH मान होता है। सिरका को आप कैसे याद रखेंगे? सिरका और नींबू को याद रखने का एक अच्छा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। सिरका कैसा होता है? खट्टा होता है। नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे दोस्तों 2.2, और नींबू का दोस्तों यहाँ पर आप लिख लेंगे अवलिक लगा के 2 नींबू का 4 भी पॉइंट ऑप्शन में कभी कभी देखने को मिलता है। तो सिरका और नींबू को याद रखने का आपको सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी आप दोस्तों ठेले पे सब्जी वगैरह खरीदने जाते हैं या नींबू खरीदने जाते हैं गर्मियों के दिनों में सलाद बनाने के लिए, तो दोस्तों हम ठेले वाले से क्या कहते हैं कि भाई 2-4 नींबू दे दो, 2-4 नींबू दे दो। तो ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। तो जब भी हम दोस्तों ठेले वाले से नींबू मांगते हैं तो ऐसे ही कहते हैं भैया 2-4 नींबू भी डाल देना, धनिया मिर्चा डाल रहा है तो साथ में 2-4 नींबू भी डाल देना। तो 2-4 से आप याद रख सकते हो 2.4 किसका pH मान होता है? नींबू का। और नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। वैसे ही दोस्तों सिरका को भी आपको याद रख लेना है। सिरका कैसा होता है? खट्टा। तो भैया सिरका भी 2.4 हो जाएगा। क्लियर? चलिए रक्त का आपको याद रखना है 7.4 होता है, और जल का कितना होता है? 7 होता है। समुद्री जल, देखिए समुद्र का जल को याद रखने के सिंपल सा एक ट्रिक बताता हूँ, कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। समुद्री जल कैसा होता है? पानी खारा होता है, नमकीन होता है। और समुद्र का जल दोस्तों सबसे खारा होता है। तो सबसे खट्टा क्या हो जाएगा? समुद्र का जल। तो खारा किसका है? समुद्र का। तो सबसे ज़्यादा भी pH मान इसी का ही होगा। तो जिसका pH मान ज़्यादा होगा वही दोस्तों कैसा होगा? सबसे ज़्यादा खारापन होगा। तो 8.4 किसका है दोस्तों? समुद्री जल का है। तो समुद्री जल का दोस्तों कैसा हो जाएगा? 8.4। क्लियर? शराब को दोस्तों 2.8 पे आपको रखना है, जिसको भी आप सिरके और नींबू की तरह याद रख सकते हो। कैसे कि 2.4 नींबू का, 2.4 सिरके का। और शराब भी दोस्तों खट्टी होती है स्वाद में, तो उसका कितना हो जाएगा? 2.8। और जो मैंने ट्रिक बताई है लगभग इसमें मुझे काफ़ी ट्रिक याद भी नहीं है कि मैंने आपको उसमें वीडियो में क्या बताया था। काफ़ी पुराना वीडियो, तो एक बार वो आप वीडियो भी देख लेना, उसमें बहुत अच्छी ट्रिक मैंने बताई है। लार का pH मान कितना होता है दोस्तों? 6.5 होता है। दूध का दोस्तों याद रखना 6.4 होता है। मूत्र का बहुत एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, 6 होता है। मूत्र का pH मान 6 होता है। क्लियर? चलिए उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक की बातें समझ में आई। अगला है दोस्तों पॉइंट है दोस्तों धातुएं। धातुओं से दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भविष्य का धातु किसे कहते हैं? फ्यूचर की धातु यानी फ्यूचर का मेटल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना हम टाइटेनियम को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टाइटेनियम को दोस्तों भविष्य का धातु कहते हैं। किसे? टाइटेनियम को हम भविष्य का धातु कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो वो है दोस्तों यूरेनियम। यूरेनियम जो है दोस्तों वो सबसे भारी और एक प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है दोस्तों। अगले पॉइंट को चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो वो है दोस्तों आपका एरोगोनाइट और दोस्तों कांचियोलिन। कांचियोलिन और एरागोनाइट ये आपके मोती के मुख्य अवयव हैं।
मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो वो होती है आपकी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी आपको याद रख लेना है, CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, उसी से ही मोती की रासायनिक संरचना बनती है। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क, टाल्क मीन्स क्या होता है? पाउडर, चौक भी बोल सकते हैं, किससे निर्मित होता है? तो वो दोस्तों आपका मैग्नीशियम सिलिकेट से होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के लिए। और आपकी यूपीपी में भी पूछ सकता है कि सिनेबार किसका अयस्क है, तो आपको बता देना पारा। और पारा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? Hg। Hg यानी कि दोस्तों पारा का दोस्तों ये क्या है दोस्तों? सूत्र है। और सिनेबार दोस्तों पारे का अयस्क है। अभ्रक कच्चे माल के रूप में हम किस उद्योग में प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों अभ्रक कच्चे माल के रूप में दोस्तों विद्युत उद्योग में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। सबसे हल्की धातु होती है दोस्तों लिथियम, और सबसे भारी धातु आपको याद रखनी ऑस्मियम। ऑस्मियम जो होती है दोस्तों वो सबसे भारी धातु होती है, जबकि सबसे हल्की धातु दोस्तों कौन सी होती है? ओसीमियम होती है। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला पॉइंट है दोस्तों, अयस्कों में से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो उसको हम दोस्तों बोलते हैं धातु कर्म। क्या बोलते हैं? धातु कर्म कहते हैं। नेक्स्ट